नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ती जा रही है, राजनीतिक चहल पहल वहां बढ़ रही है। राजनीतिक दलों के आरोप प्रत्यारोप के दौरान इन सब चीजों के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी आम लोगों से मिलने का अपना सिलसिला जारी रखे हुए हैं। ये काम वो बहुत पहले से कर रहे हैं और लगातार अलग अलग लोगों से, जो समाज के विभिन्न वर्गों के लोग हैं, विभिन्न प्रोफेशंस के लोग हैं, तमाम पेशेवर लोग हैं, उनसे मिल रहे हैं। कल देर रात राहुल गांधी ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स के बाहर, एम्स में जो मरीज आए हुए हैं, कई दिनों से, महीनों से वहां इलाज करवा रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, नंबर लगा रहे हैं, ऐसे मरीजों से उन्होंने मुलाकात की और वहां उनकी स्थिति किस तरह से है, कितना वो संघर्ष कर रहे हैं और किन परिस्थितियों में इस कड़ाके की सर्दी में वहां रह रहे हैं, ये जानने की उन्होंने कोशिश की। और राहुल गांधी के जो तमाम इस तरह की मुलाकातें हैं वो चर्चा में बन ही रही हैं, वो लोगों को प्रभावित भी कर रही हैं, और खास तौर पर तब जबकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। एम्स में लोगों, मरीजों का जो हाल देखा, उनके परिजनों का हाल देखा राहुल गांधी ने, उस पर उन्होंने लिखा भी है कि केंद्र की सरकार भी 10 साल से है और दिल्ली की भी सरकार है, लेकिन मरीजों को किस तरीके से यहां दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी ओर राहुल गांधी की कल होने वाली बिहार में जो संविधान सम्मेलन में जाने वाले हैं 18 तारीख को, उसको लेकर बिहार की राजनीति भी गरमाई हुई है। बिहार की राजनीति पहले से ही वहां उथल पुथल मची हुई है और राहुल गांधी की इस यात्रा को खास तौर पर इस दृष्टि से देखा जा रहा है कि बिहार की राजनीति में भी एक बड़ा परिवर्तन आ सकता है। तो ये तमाम मसले हैं जो राजनीति को गरमाए हुए हैं, लेकिन पहले चर्चा करते हैं कि किस तरह से राहुल गांधी जब एम्स में मरीजों से मिलने गए, उसके बाद उन्होंने वहां क्या जो लोगों से हालचाल लिया, लोगों से बातचीत की, क्या कहना था, इसको हम आपको दिखाएंगे। और कांग्रेस पार्टी ने उस पर ट्वीट भी किया है और उस ट्वीट में लिख रहे हैं कि बीमारी का बोझ, ठिठुराने वाली सर्दी और सरकारी असंवेदनशीलता आज एम्स के बाहर उन मरीजों और उनके परिवारों से मिला जो दूर दराज से इलाज की आस में आए हैं। इलाज की राह में वो सड़कों, फुटपाथ और सब सबवे पर सोने को मजबूर है। ठंडी जमीन और भूख और असुविधाओं के बीच भी बस उम्मीद की एक लौ जलाए बैठे हैं। केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह से नाकाम रही है। ये एक ट्वीट कांग्रेस पार्टी ने किया है और उसमें उन तस्वीरों को पोस्ट किया है जो राहुल गांधी वहां मरीजों से, उनके परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। एम्स दावे किए जा रहे हैं कि देश भर में कई एम्स बनाए गए हैं, बने भी हैं, लेकिन दिल्ली के एम्स की न तो गुणवत्ता और न ही वहां की जो सुविधाएं हैं उसको अभी तक किसी भी एम्स में वो उपलब्ध कराई जा सकी हैं। दिल्ली एम्स में आज भी उसी तरह से भीड़ रहती है, लेकिन मरीजों और उनके परिजनों के लिए वहां सुविधाओं का काफी अभाव है। इन सब को उन्होंने उजागर करने की कोशिश की है राहुल गांधी ने। और जिस तरह से ये दृश्य दिख रहा है, अक्सर ये हमेशा कोई ऐसा नहीं कि अचानक कोई ऐसी भीड़ वहां दिख रही है, रोज दिखता है। लेकिन सवाल यह है कि जो सरकार चला रहे हैं, सरकार में बैठे लोग हैं, वो इन समस्याओं को, आम लोगों की इस पीड़ा को कितना महसूस कर रहे हैं, वही राहुल गांधी ने बताने की कोशिश की है अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल समीर जी, और आधी रात में राहुल गांधी इस कड़कड़ाती ठंड में पहुंचे हैं एम्स और देखा उन्होंने जाकर के किस तरीके से मरीज और उनके तीमारदार जो है मरीजों के, वो फुटपाथ पे पड़े हुए हैं, सबवे पर पड़े हुए हैं, ओवरब्रिज के नीचे पड़े हुए हैं। इस तरीके से वहाँ रात गुजार रहे हैं और किसी तरीके से कि नंबर लग जाए, दिखाने को मिल जाए डॉक्टर को। ये और कई वीडियो समीर जी इस तरीके वायरल होते रहते हैं कि डॉक्टर ने दिया है ऑपरेशन का समय 6 महीने बाद का, और 6 महीने बाद पता नहीं आदमी बचेगा कि नहीं बचेगा, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो देश के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरीके की है, और राहुल गांधी का इस समय जाकर के ये मिलना इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है समीर जी, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव चल रहा है। और ये भी कहा जाता है, जो जैसे अरविंद केजरीवाल का बीच में बयान आया था कि साहब मोहल्ला क्लिनिक की व्यवस्था इतनी अच्छी है और यहाँ मुफ्त इलाज मिलता है, तो इसलिए दूसरे राज्यों के लोग भी आकर यहाँ जो है वो इलाज कराने के लिए आते हैं। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा कर दिया है कि भाई बहुत सारे एम्स खुल चुके हैं। एक एम्स तो समीर जी हमने और आपने हरियाणा में झज्जर में जाकर देखा था कैसे अधबना पड़ा हुआ है,
वो सिर्फ इसलिए कि चूंकि वहाँ कांग्रेस की सरकार आ गई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार आ गई, तो एक ही सेक्शन जो बन पाया था वही बन पाया, उसके बाद वो उस पर काम रुक गया और 9 सेक्शन बने ही नहीं, वो उसी तरीके से पड़े हुए हैं। तो ये जिस तरीके से राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में, राजनीतिक दुश्मनी में जो आम लोगों के साथ अत्याचार ये केंद्र सरकार करती है, इसलिए इस सबको उजागर कर ये जो है वो राहुल गांधी ने आधी रात में जाकर ये उजागर किया है और आधी रात में उन्होंने इसको ट्वीट भी किया और अपने जो उनका व्हाट्सएप चैनल है उस पर भी उन्होंने लिखा और ये साफ तौर पे एक तरीके से कहा उन्होंने कि भाई दिल्ली और केंद्र सरकार दोनों सरकारों को उन्होंने इसके लिए दोषी ठहराया है कि किस तरीके से यहाँ लगा हुआ है तांता मरीजों का और उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं अमलेंदु जी कि जो एम्स जगह जगह खुले हैं, वो चाहे हरियाणा के झज्जर में हो, उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हो, अन्य जगहों पर भी हो, तो खोलने की बातें की गई हैं, लेकिन सुविधाओं का पूरी तरह से अभाव है और दिल्ली के एम्स की तुलना वो नहीं कर पा रहे हैं कहीं से भी, इसीलिए यहां भीड़ लगी हुई है। लेकिन अगर भीड़ मरीज अगर देश भर से वहां आ रहे हैं तो कम से कम उनके रुकने रहने की कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। अगर एम्स के आसपास आप भी कभी गए होंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से जो राहुल गांधी की ये तस्वीरें उन्होंने पोस्ट की हैं, आपको रोज वहां दिखाई पड़ेंगी। वहां फुटपाथ पर बैठे हुए लोग रहेंगे, सबवे पूरे भरे रहते हैं, खासतौर पर रात में जो सड़क पार करने का जो भूमिगत मार्ग होता है उन सारे जगहों पर, क्योंकि एम्स के परिसर से लेकर और बाहर तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जहां वो रह सके और बहुत से गरीब लोग आते हैं एम्स में इलाज के लिए। तो ये उन लोगों से मुलाकात की राहुल गांधी ने और उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हैं, आरोप प्रत्यारोप के दौर यहां चल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी तमाम लोगों से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि ये मुलाकात उनकी दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए हो रही है, बल्कि इससे पहले भी वो कभी कैब ड्राइवर से मुलाकात करते हैं, कभी शिल्पकारों से मिलते हैं, कभी दूसरे प्रोफेशन वाले लोगों से मिलते हैं और उनकी समस्याएं जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप के दौर से हटकर यहां मुद्दों पर चुनाव लड़ने की कोशिश की है, उसने दिल्ली विधानसभा चुनाव को काफी दिलचस्प बनाकर रखा हुआ है। अमलेंदु जी बिल्कुल समीर जी, कांग्रेस ने काफ़ी दिलचस्प चुनाव बना दिया है। मामला त्रिकोणीय संघर्ष का हो गया है और हो सकता है कि आखिर में चलते चलते लड़ाई जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच हो जाए और ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। बीजेपी अब जो पिछड़ती जा रही है ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है और इस एक तरीके से जो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जो तू मैं का खेल शुरू हुआ है, इसके बीच राहुल गांधी ने जिस तरीके से सीलमपुर जाकर जो हमला बोला और सीधे सीधे उन्होंने वैचारिक लड़ाई को जो है मोड़ दिया, उससे लोगों को समझ में आ गया कि राहुल गांधी या कांग्रेस जो बात कर रही है वो नीतियों की बात कर रही है, सिद्धांतों की बात कर रही है और आम जनता की बात कर रही है, जबकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी जो है ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और ये चुनाव को आरोप प्रत्यारोप के बीच लेना चाहते हैं। तो एक नया वर्ग जो है वो कांग्रेस के लिए तैयार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी बिल्कुल, तो सरकार इसमें दोनों ही घिरी हुई नजर आ रही है इस मामले में। जिस तरह से तमाम मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं, राहुल गांधी ने एम्स में मरीजों और उनके परिजनों से मुलाकात की है, या फिर दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान जो मुद्दे उठ रहे हैं, आम आदमी से जुड़े मुद्दे उठ रहे हैं, उसमें आम आदमी पार्टी की सरकार जो दिल्ली में है और केंद्र की सरकार एनडीए सरकार, दोनों पर तमाम सवाल उठ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी इन सब के बीच अपने उन 15 साल के काम पर वोट मांग रही है जो मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के समय 15 साल वो मुख्यमंत्री रही और उस दौरान दिल्ली में जो काम हुए हैं उनके आधार पर वोट मांग रही है। तो त्रिकोणात्मक संघर्ष ये बना हुआ है, दिलचस्प लड़ाई चल रही है। और एक बात यह भी है कि जैसे जैसे कांग्रेस पार्टी ने आम जनता से जुड़े मुद्दों को उठाना शुरू किया है, आरोप प्रत्यारोप के दौर भी कम हुए हैं। लेकिन एक बात है अमलेंदु जी, बार बार शिकायत हो रही है, कार्रवाई भी हो रही है, एफआईआर भी हो रही है, लेकिन दिल्ली में नई दिल्ली सीट से जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी के उम्मीदवार हैं प्रवेश वर्मा, वो बार बार अलग अलग चीजें लोगों को बांटते हुए देखे जा रहे हैं, उसकी खबरें आ रही हैं। अब वो पता चला है कि चप्पल जूते बांटने के बाद अब वो साड़ियां बांट रहे हैं, उससे पहले कैश बांट रहे थे। आखिर इन सब के बीच चुनाव आयोग क्या कर रहा है, ये सवाल तो फिर जो विपक्ष लगातार उठाता है वो अभी भी उठ रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए समीर जी, जिस तरीके से ये चीज़ें सामने आ रही हैं और बटे हुए एक तरीके से दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये साफ तौर पे समझ में आ रहा है कि कुछ गड़बड़ चल रहा है। और ये एक तरीके से देखा जाए, राहुल गांधी जो पहुँचे, एम्स में पहुँचे, उन्होंने जो किया तो उन्होंने देश की समस्याओं की तरफ ध्यान आकर्षित किया लोगों का कि देश की समस्याएं क्या हैं, जबकि दूसरी तरफ जो बातें हो रही हैं वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बातें हो रही हैं। अब अभी अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा है कि स्कूली बच्चों को मेट्रो में आधा छूट की आप सुविधा दे दीजिए। तो अब ये आज ही कहने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? भाई सरकार आपकी पहले थी, आप पहले कर सकते थे। सरकार जब आई उसके पहले से मेट्रो है और जी
और नहीं, और मेट्रो का किराया 20 रुपए से बढ़ाकर सीधा सीधा 60 रुपए कर देना, 3 गुना बढ़ा देना। तो ये सब क्या है, मतलब तो ये बिना आपकी सहमति के थोड़ी हो रहा है। मेट्रो का किराया अगर बढ़ रहा है तो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की सहमति से बढ़ रहा है, दोनों की सहमति से बढ़ रहा है। तो जब बढ़ा तब आपने कुछ नहीं कहा और आज आप कह रहे हैं कि आप उसको दे दीजिए, तो ये लोगों की भी समझ में आ रहा है। इसी तरीके से केंद्र सरकार ने सब 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी। अरे 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी आपने, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होनी थी 2026 में, और आप आज घोषणा कर रहे हैं कमेटी क्या होगी ये नहीं बना है। अब वो कब बनेगी कब नहीं होगा, तो यानी 2029 में जाकर ये होगा, जाकर एक तरह से देखा जाए उसकी रिपोर्ट आ पाएगी या 28 में आ पाएगी। तो अगला लोकसभा चुनाव जब तक आएगा तब तक फिर आप कहेंगे कि साहब 8वें वेतन आयोग की हमने सिफारिशें लागू कर दी। तो ये जिस तरीके से चीज़ें सामने आ रही, ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि मतलब राजनीतिक दलों को जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है, समस्याओं को हल करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। सिर्फ किस तरीके से किसका राजनीतिक लाभ उठाया जा सकता है और किसको मुद्दा बनाया जा सकता है चुनाव का, इसमें दिलचस्पी रह गई है। ऐसे में राहुल गांधी की जो राजनीति है समीर जी, वो जनता की समस्याओं को लेकर अब समाज के विभिन्न वर्गों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। अब एम्स में जाकर अगर राहुल गांधी रात को आधी रात को जाकर मिलते हैं, कड़कड़ाती ठंड में लोगों से मिलते हैं और समस्याएं देख रहे हैं, तो ये काम तो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी कर सकते थे, बिल्कुल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कर सकते हैं, वो शहरी विकास मंत्री बताए जाते हैं, कोई हरदीप सिंह पुरी साहब हैं, वो बहुत भाषण देते हैं, वो जाकर कर सकते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस एम्स से थोड़ी दूर रहते हैं जी। जो राजमहल बताया जा रहा है तो उस राजमहल से निकलकर कभी देख सकते थे एम्स कि चले आके देखें क्या है, लेकिन नहीं देखा आपने। कैसे रह रहे हैं जी, बिल्कुल सही। इन तमाम मुद्दों को लेकर जिस तरह से राहुल गांधी आम लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और ताज़ा तरीन एम्स के मरीजों और उनके परिजनों से जिस तरह से मुलाकात की है, आप ये विजुअल्स देख सकते हैं। ये देर रात वहां पर गए और किस तरह से वहां मरीज परेशान होते हैं, किन हालात में रह रहे हैं, ये साफ देखा जा सकता है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये लगा ऐसे ही वहां पर ये चल रहा है बहुत दिनों से, और कोई सुविधा नहीं है। इसको लेकर ना तो केंद्र सरकार और ना ही दिल्ली की राज्य सरकार कोई कदम उठा रही है। और लेकिन अरविंद केजरीवाल जो कि लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, कुछ महीने पहले जेल जाने के बाद उनको मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा, और वो लिख रहे हैं अब प्रधानमंत्री को कि मेट्रो में छात्रों को 50% की छूट देनी चाहिए। उनका ट्वीट हम दिखाते हैं आपको, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को क्या पत्र लिखा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं अमलेंदु जी कि आखिर आपको अगर वास्तव में छात्रों को छूट दिलानी थी तो यह काम पहले भी हो सकता था। जब किराया बढ़ाया गया था, 3 गुना कर दिया गया था मेट्रो का किराया, तब भी आप ये पत्र लिख सकते थे, लेकिन तब आपने नहीं लिखा। तो इसको क्या समझा जाए। अरविंद केजरीवाल अपने पत्र में लिख रहे हैं कि 50% की छूट दे दी जाए, और उन्होंने जो आम आदमी पार्टी ने उस पत्र को ट्वीट किया है उसमें लिख रहे हैं कि मैं दिल्ली के स्कूल और कॉलेज के छात्रों से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामले पर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए यह पत्र लिख रहा हूं। दिल्ली के छात्र अपने स्कूल अथवा कॉलेज तक आने जाने के लिए बड़े पैमाने पर मेट्रो पर निर्भर हैं। छात्रों पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए दिल्ली मेट्रो में छात्रों को 50% की रियायतें देने का प्रस्ताव रखता हूं। दिल्ली मेट्रो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच 50-50 सहयोग की परियोजना है, इसलिए इस पर होने वाले खर्च को दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार आधा आधा वहन करें। हमारी ओर से हम छात्रों के लिए बस यात्रा पूरी तरह से मुफ्त करने की योजना बना रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस प्रस्ताव से सहमत होंगे। अब यह पत्र उन्होंने लिखा है, अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी लिख रही है, उसने इस पत्र को टैग किया हुआ है। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को भी ये पता होना चाहिए कि अमलेंदु जी की ये पत्र वो लिख रहे हैं, और इस पत्र को पाते ही प्रधानमंत्री ये घोषणा नहीं कर देंगे कि चलो छूट दे दी, और आप भी नहीं ये कर देंगे कि छात्रों को आप मुफ्त कर दे रहे हैं। आचार संहिता लगी हुई है, उसके पहले ही आप कह दिए होते। हालांकि आचार संहिता में 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी है। हो सकता है यही सोचकर अरविंद केजरीवाल ने पत्र लिखा हो कि कुछ भी हो सकता है इस समय, लेकिन जान रहे हैं कि यह नहीं हो पाएगा। फिर भी इस पत्र को लिखने के पीछे क्या मकसद हो सकता है? देखिए समीर जी, चूंकि 8वें वेतन आयोग की जो घोषणा कर दी है उसमें केंद्र सरकार को कुछ छूट मिली हुई है, उसके तहत वो आचार संहिता लागू नहीं होती, चूंकि वो पूरे देश भर के पैमाने पर बता दिया जाएगा, ये कह दिया जाएगा साहब ये तो पूरे देश भर के लिए इसका दिल्ली चुनाव को बताइए। वो ठीक है, लेकिन अभी शीत सत्र में जब ये पूछा गया था तो सीधे मना किया गया था कि अभी इस तरह की कोई प्लानिंग नहीं आएगा। नहीं, लेकिन उसका मैं तकनीकी पहलू बता रहा हूँ कि तकनीकी पहलू ये है कि वो तकनीकी पहलू में ये कह के बच सकते हैं कि आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है, लेकिन किया दिल्ली चुनाव के मद्देनजर ही है।
तो इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने अब ये जो पत्र लिखा है, तो जाहिर सी बात है कि अरविंद केजरीवाल अपने पत्र में ये लिख भी रहे हैं समीर जी साहब कि दिल्ली मेट्रो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच 50-50 सहयोग की परियोजना है। तो जब आपको मालूम है कि 50-50 सहयोग की परियोजना है, तो जब किराया 20 रुपए से 60 रुपए किया जा रहा था, तब आप क्यों खामोश थे? तब भी तो आपको कहना चाहिए था कि ये किराया नहीं बढ़ना चाहिए। तो आप देखिए समझिए कि किस तरीके से कलकत्ता की मेट्रो है, उसमें अगर 5 पैसा बढ़ता है तो किस तरीके से हंगामा मच जाता है। तो दिल्ली में के मेट्रो के अगर किराए इस तरीके से बढ़े एकदम से, आम आदमी तो उसमें सफर कर रहा है। और ऐसा भी नहीं कि जब किराया बढ़ा था तब छात्र सफर नहीं कर रहे थे, तब भी कर रहे थे, तब भी कर रहे थे। और ऐसा नहीं है कि आप मतलब आपकी पार्टी आज सरकार बनी हो, भाई 10 साल से आप ही हैं दिल्ली में, तो आप तब कर सकते थे, ये घोषणा कर सकते थे पहले। छात्रों के लिए आप मुफ्त करना चाह रहे थे तो पहले कर दे, पहले कर देते। आपने महिलाओं के लिए से मुफ्त करने की आपने बात कही थी, तो आपने किया तो कुछ त्योहारों पे। तो आप अभी भी ये अगर करना चाह रहे हैं आप मुफ्त, तो कर सकते हैं। और समीर जी, ऐसा नहीं कि ये दिल्ली डीटीसी की बसों में अभी से कोई, आपको याद होगा हम लोग तो 80-82 से आते रहे दिल्ली, हमने देखा है कि उस समय जो छात्रों के आई कार्ड होते थे, उस आई कार्ड पर ही डीटीसी में छूट मिला करती थी। मासिक पास बना करते थे। और आप कितनी बसों में सफर कीजिए उस मासिक पास से, तो वो मासिक पास अब कहाँ चले गए? तो ये जो आप मुफ्त करने जा रहे हैं, तो वो मासिक पास कहाँ है, पहले तो ये बता दीजिए। तो बहुत सारी चीज़ें जो सवाल उठते हैं वो हैं, लेकिन जिस तरीके से ये है, अब ठीक है चूंकि चुनाव का समय है तो चुनावी राजनीति होगी, दोनों अपनी राजनीति कर रहे हैं, सब राजनीति कर रहे हैं, लेकिन इस चुनावी राजनीति के बीच अगर राहुल गांधी इस तरीके से जाकर मिल रहे हैं आम नागरिकों से, एम्स अस्पताल के बाहर की आम नागरिकों को कष्ट क्या है, लोग इलाज कराने के लिए आए हैं। अब जाहिर सी बात है समीर जी कि अगर एक व्यक्ति का इलाज कराने के लिए कोई 2 भी उसके तीमारदार आए हुए हैं, और अगर 4-4 दिन तक 5-5 दिन तक या 1 हफ्ते तक वो ऐसी सब्वे के नीचे पड़े हुए हैं, तो अपना घर परिवार का भी नुकसान करके आ रहे हैं और इलाज भी नहीं मिल पा रहा है। तो ये बड़ी समस्या है। एम्स जब आदमी आ रहा है, इसका मतलब कोई गंभीर बीमारी है जिसका इलाज उसको अपने यहाँ नहीं मिल पा रहा, उसके लिए वो एम्स आ रहा है। तो ये सुविधा दूसरी जगह क्यों नहीं हो सकती है? तो जब बताया कि साहब बहुत सारे एम्स बना दिए गए हैं, तो वो एम्स कहाँ हैं जो बन गए हैं? क्यों काम एम्स कहाँ है? और अगर वहां इलाज मिल रहा होता तो ये लोग यहाँ क्यों आते? और इसका मतलब है कि जहां इलाज मिल भी रहा है वहां उस तरह का इलाज नहीं मिल रहा है जो दिल्ली एम्स में मिल रहा है। तो बहुत सारे सवाल हैं और इस मामले में दिल्ली की केंद्र सरकार और दिल्ली की राज्य सरकार दोनों ही इस पर बुरी तरीके से जवाबदेह है, लेकिन जवाब वो नहीं दे रहे हैं। यहां आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और ऐसी मांग की जा रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से, जो उनको पता है कि फिलहाल वो पूरी नहीं होने वाली है। ये मांग वो पहले भी कर सकते थे, लेकिन पहले उन्होंने मांग नहीं की, यानी सारी चीजें चुनाव के वक्त के लिए उन्होंने बचा कर रखी थी। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर आरोप, एक दूसरे को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके बीच कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से आम जनता के मुद्दे उठाए हैं और अपने पिछले कार्यकाल में किए गए काम को वो लोगों को बताने की कोशिश कर रही है, उसने दिल्ली के चुनाव को काफी दिलचस्प बना दिया है, त्रिकोणात्मक बना दिया है और बहुत ही क्या आगे इसका परिणाम होने वाला है वो भी देखने लायक होगा। लेकिन सरकारों का जो रवैया है, सरकारें जिस तरह से काम कर रही हैं, वो हर जगह की सरकारों में इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। महाराष्ट्र में सैफ अली खान के घर में घुसकर जिस तरह से हमला होता है, वो एक बड़ी घटना जिसको लगातार महाराष्ट्र की सरकार विपक्ष के निशाने पर है, कानून व्यवस्था के मसले पर वो निशाने पर है कि एक अभिनेता के और इतने सुरक्षित जगह पर जाकर, एक सुरक्षित इलाके में कैसे कोई व्यक्ति घर के अंदर घुस सकता है। हालांकि इस मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। कल भी कुछ लोगों से पूछताछ हुई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है कि किस मकसद से और ये हमला क्यों किया गया सैफ अली खान पर। और कुछ अपडेट हो अमलेंदु जी तो इस पर बताएं आप। हाँ समीर जी, अभी तक जो नया अपडेट है वो ये है कि इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार, मतलब हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार भी नहीं कह सकते हैं, उसको लाया गया, वो बांदा पुलिस स्टेशन उसको जो है वो जांच के लिए ले जाया गया है। तो अभी थोड़ी देर पहले की ये खबर है, लगभग घंटा भर पहले की, और तो आगे अब जो अपडेट आता है वो अपने दर्शकों को हम बताएंगे क्या है, क्योंकि उस व्यक्ति से क्या पूछताछ हुई क्या नहीं हुई ये अभी देखा जाएगा। दूसरी खबर ये भी आ रही है समीर जी कि जिस व्यक्ति को ऊपर संदेह है उस व्यक्ति के बारे में खबर आ रही है कि उसने पहले शाहरुख खान के घर की भी रेकी की थी। और कल समीर जी दिन भर जो है एक वो ट्रेंड होता रहा
उस पे ट्विटर पे 2 हैशटैग जो थे वो ट्रेंड होते रहे। एक तो वो सैफ अली खान अटैक जो था वो ट्रेंड होता रहा, और दूसरा अरेस्ट कुमार विश्वास जो है ये ट्रेंड होता रहा। और कुमार विश्वास का एक पुराना वीडियो जो है वो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा शेयर किया, और उसको लेकर लोग जो थे वो कुमार विश्वास की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। वो कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियाँ थी वो करीना कपूर और सैफ अली खान के बच्चों के ऊपर उनके नाम को लेकर कुमार विश्वास ने की थी। तो समीर जी, जो देश के अंदर एक वातावरण तैयार किया जा रहा है घृणा का, उसमें ये तथाकथित कवि जो है, जो मस्खरे हैं, जिनको कवि कहना कवियों का अपमान है, कुमार विश्वास को मैं कवि नहीं कह सकता, वो कवियों का अपमान होगा अगर कुमार विश्वास को कवि कहूंगा। तो इस तरीके के मस्खरे जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, इससे भी देश का माहौल काफ़ी ज़्यादा खराब हो रहा है। तो ये मस्खरे भारतीय जनता पार्टी से कुछ मदद ले सकते हैं, राज्यसभा जा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, लेकिन इससे देश का कितना नुकसान हो रहा है, अमन चैन किस तरीके से खराब हो रहा है और लोगों की जान पे किस तरीके से बना है, ये चीज़ें भी सामने आ रही है। तो हालांकि अब ये नहीं कहा जा सकता कि जो सैफ अली खान पे हमला हुआ था उनके उस वीडियो से ही प्रेरित होकर हुआ, ये नहीं कहा जा सकता। ये कहना भी जल्दबाजी भी। जो आप माहौल की बात कर रहे हैं, अगर जो व्यक्ति जिसको हिरासत में लिया गया, पकड़ा गया, वही अगर शाहरुख खान के घर की भी रेकी कर रहा है, तो कानून व्यवस्था पर तो सवाल उठ ही रहे हैं। लेकिन ये जो मसला है कि किस तरह से माहौल खराब हुआ है, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है इस पूरे घटनाक्रम में अगर हम देखें तो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल महत्वपूर्ण मुद्दा है। ऊपर वाला ना करे कि इस तरीके का कोई मसला हो, और जो खबरें आ रही हैं सूत्रों के वाले से वो भी सही ना हो कि वो उस व्यक्ति ने ऐसा किया। हो सकता है कि वो कुछ आपस का झगड़ा हो, कुछ उनका मेड है उससे कुछ मसला आ रहा है, वो कुछ मसला हो, तो जो भी बात हो रही है। लेकिन अगर इस तरीके की कोई चीज़ है तो फिर समझिए फिर एक गंभीर इशारे जो हैं ये हैं कि किस तरीके से अब देश का माहौल या किस तरफ खराब करने की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों से बचा जाना चाहिए। निजी स्वार्थों के लिए कम से कम किसी के व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणियाँ इस तरीके की वो अच्छी नहीं है। बिल्कुल। और इस मामले में जिस तरह से महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था निशाने पर है, लगातार इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी हैं, और यही नहीं, अभी जो नई सरकार बनी है उसके बाद से भी लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और यही सरकार जब पुरानी थी, केवल मुख्यमंत्री का चेहरा ही बदला है, बाकी सरकार वही थी, उस समय भी इस तरह की लगातार घटनाएं हो रही हैं। ये अपने आप में बड़ा सवाल पैदा कर रही हैं कि महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था कैसी है। मुंबई जिसको देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, वहां एक सबसे सुरक्षित इलाका जहां है, वहां इस तरह से घुसकर और एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के यहां, बॉलीवुड के एक्टर के यहां इस तरह की अगर घटना हो जा रही है, तो निश्चित तौर पर यह अपने आप में बहुत गंभीर घटना है। और इसको लेकर महाराष्ट्र की सरकार गिरी हुई है, विपक्ष के निशाने पर है। सरकार अभी वहां ठीक से काम कर भी नहीं पा रही है, लेकिन वो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लगातार घिरी हुई है। ये उसके लिए आगे भी खतरे की घंटी ही दिखाई पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है। हाँ, बिल्कुल समझिए, खतरे की घंटी दिखाई पड़ रही है। और जिस तरीके से सैफ अली खान को लेकर जो है ये काफ़ी ज़्यादा आ रहा है मसला, इसको लेकर जो प्रियंका चतुर्वेदी हैं, उसकी शिवसेना उद्धव की सांसद भी हैं राज्यसभा की, उन्होंने कल एक वीडियो जारी करके काफ़ी ज़्यादा हमला बोला था। और आज भी उन्होंने जो है वो एक ट्वीट किया है, एक लेख करते हुए, पोस्ट करते हुए, और लिखा है कि लेख को पढ़ने के बाद यह सवाल और भी बढ़ गया है कि राज्य खुफिया एजेंसियों ने काले हिरण मामले में अन्य लोगों के लिए खतरे का अंदाजा कैसे नहीं लगाया। इसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई गिरोह को साबरमती जेल से खुली छूट क्यों दी जा रही है, उसे कौन बचा रहा है, मुंबई के बड़े नामों को निशाना बनाने के लिए उनका इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। ये प्रियंका चतुर्वेदी ने अभी अभी ट्वीट किया है समीर जी। तो ये चिंता जो है हो सकती है, और जो लेख उन्होंने किया है वो एक विदेश की एक वो है मीडिया आउटलेट है, उसने इसको छापा है लेख को, तो उसका उन्होंने स्क्रीनशॉट ट्वीट करते हुए इस पर टिप्पणी की है प्रियंका चतुर्वेदी ने। कल भी उन्होंने टिप्पणी जो थी वो की थी, अपना एक वीडियो जारी करके। इधर शरद पवार ने कल सख्त टिप्पणी देवेंद्र फडणवीस के ऊपर सीधे सीधी की थी, और उन्होंने कहा था कि चूंकि गृह मंत्रालय जो है इनके पास है, मुख्यमंत्री के पास है, तो ये जिम्मेदारी सीधे सीधे मुख्यमंत्री की बनती है और उनको इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। कम से कम हम लोगों की नज़र में नहीं है कि मुख्यमंत्री ने इस पर कोई बात कही हो कि गृह विभाग उनके पास है। और गृह विभाग को लेकर काफी ज्यादा संघर्ष महाराष्ट्र सरकार में देखने को मिला समीर जी। अभी भी मिल रहा है, अभी भी एकनाथ शिंदे इस बात को नहीं पचा पा रहे हैं कि पहले तो उनको मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया और उसके बाद उनको गृह मंत्रालय चाह रहे थे, वो भी उनको नहीं मिला। तो अभी भी वो जो संघर्ष है अभी भी लग रहा है कि बना ही है, और एकनाथ शिंदे भी मौके की तलाश में है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एकनाथ शिंदे भी मौके की तलाश में है, ये बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है। और ये देखा जा सकता है कि किस तरीके से मतलब सत्तारूढ़ गठबंधन जो है उसके अंदर के अंदरूनी संघर्ष की वजह से एक राज्य जो है पूरा वो किस तरीके से
सफ़र कर रहा है। और जब बाबा सिद्दीकी का कांड हुआ समीर जी, उसके बाद ही सतर्क हो जाना चाहिए था मुंबई पुलिस को और वहाँ के प्रशासन को, लेकिन लोग सतर्क नहीं हुए। और इतनी बड़ी घटना अगर हो जाती है दूसरे के एक्टर के यहाँ, और ये बताया जा रहा है कि साहब वो कई दिग्गज जो हैं वो बॉलीवुड के निशाने पर हैं, तो ये सीधा सीधा कोई साधारण सा मामला तो समीर जी नहीं लगता है। कुछ ना कुछ इसके पीछे गंभीर मामले होंगे। अभी खाली ये जाँच का विषय है, पुलिस अपनी जाँच करेगी, तो उस जाँच पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते क्या है क्या नहीं है। लेकिन जब जाँच में चीज़ें सामने आएंगी तब मालूम पड़ेगा कि असली वजह इसके पीछे क्या है। एक साधारण घटना है या इसके पीछे ये कोई सीक्वेंस हैं जो बाबा सिद्दीकी के बाद इस तरह की चीजें आ रही हैं, जिस तरह के सवाल राजनीतिक दल उठा रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि लगातार जो समीकरण जो कनेक्शंस जोड़े जा रहे हैं, जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, और ये भी बात सामने आई कि जिस सस्पेक्ट को पकड़ा गया है उसने शाहरुख खान के घर पर भी रेकिंग की थी, तो निश्चित तौर पर ये एक पूरी सीरीज दिखाई पड़ रही है कि किसी न किसी बड़े गिरोह का उसका हो सकता है। हालांकि अब जांच में क्या पता लगेगा, अभी पुलिस का बयान भी नहीं आया है कि सस्पेक्ट से जो पूछताछ की जा रही है उससे और क्या बातें सामने आई हैं, लेकिन ये एक गंभीर किसी घटनाक्रम को या किसी बड़े कई घटनाओं को अंजाम देने की साजिश की तरफ भी इशारा कर रहा है। वही बात प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना की सांसद है, राज्यसभा सदस्य, वो भी जिक्र कर रही हैं। और एक अखबार किसी एक मीडिया हाउस में जो लेख छपा हुआ है उसके आधार पर यह बात कर रही हैं। तो बहुत गंभीर मसला है। और इस बीच खबर यह है कि डॉक्टरों ने कहा है कि सैफ अली खान अब पूरी तरह से सुरक्षित हैं, काफी बेहतर स्थिति में है। गंभीर रूप से उन पर हमला हुआ था और कई जगह उनको घाव लगे हुए थे, लेकिन ऑपरेशन के बाद अब उनकी स्थिति बेहतर बताई जा रही है, ऐसा उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों का कहना है। उनको आईसीयू से निकालकर अब सामान्य रूम में भी शिफ्ट कर दिया गया है, ऐसी खबरें आ रही हैं। हाँ, ऐसी खबरें आ रही हैं समीर जी। और सोशल मीडिया पर तमाम जो चीज़ें चल रही हैं उसमें एक हैंडल है, एक जिज्ञासा है नाम से, और इनका जो हैंडल मिला हुआ है एक सवाल मैं करूं, ये नाम से। अब ये कोई मतलब जो कहा पैरोडी अकाउंट कुछ लग रहा है। इसका लिखना यह है कि कुछ दिनों पहले सैफ अली खान ने राहुल गांधी की खुलकर प्रशंसा की थी, कहीं यह वजह तो नहीं, और क्वेश्चन मार्क 2 लगाए हैं उन्होंने। और सैफ अली खान का एक वीडियो जो है उसका 21 सेकंड की क्लिप जो है वो राहुल गांधी की प्रशंसा कर रहे हैं, उसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया है। अब ये सारी देखिए, जब कोई घटना होती है तो फिर सारे लोग जोड़ना शुरू कर देते हैं, तार डॉट्स मिलाना शुरू कर देते हैं, कहीं ऐसे पीछे ये तो नहीं, तो ये चीज़ें चल रही हैं। हम अभी नहीं कह सकते, कोई इसको नहीं कह सकता कि इसके पीछे घटना का कारण क्या है, लेकिन जब घटना हो जाती है तो उसके बाद कारणों की तलाश जो है वो शुरू हो जाती है, और सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें उठना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए अब ये खासतौर से जो महाराष्ट्र सरकार है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि इस मामले में जो भी चीज़ें उसको जल्दी से जल्दी उसको सॉल्व करने के लिए पुलिस से कहे, और मुख्यमंत्री खुद आकर इस पर अपनी बात रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये मसला सिर्फ एक अभिनेता से जुड़ा हुआ नहीं है। अगर सामान्य क्राइम का मामला नहीं है, अगर देश के अंदर इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, सोशल मीडिया पर चल रही हैं बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारी थ्योरीज चल रही हैं, दूसरी तरफ से भी थ्योरीज चल रही हैं, ऐसा नहीं कि एक ही तरफ से आ रही हैं, दूसरी तरफ से भी थ्योरीज आ रही हैं। तो इन थ्योरीज पर सब पे विराम लगे, जो असली चीज़ें वो सामने आए, तो इसके लिए सरकार को आगे बढ़कर काम करना चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि बॉलीवुड के तमाम लोग जो बताया जा रहा है कि निशाने पर है, तो उनके अंदर भी एक खौफ है। और बॉलीवुड महाराष्ट्र के लिए, मुंबई के लिए कितना महत्वपूर्ण है, वहां की अर्थव्यवस्था का कितना बड़ा स्रोत है, अपने आप में ये महत्वपूर्ण बात है। और अगर एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री, उसके लोग, उससे जुड़े हुए लोग इस तरह से खतरे के साए में जी रहे हैं, तो अपने आप में ये सरकार पर सवालिया निशान है। गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के ही पास है, वो गृह मंत्रालय को लेकर लगातार संघर्ष हो रहा है वहां पर महायुति गठबंधन में, लेकिन मुख्यमंत्री ने उसको अपने पास रखा है, अपने पास कुछ सोच समझ कर ही रखा होगा। लेकिन इतने के बावजूद अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, और वो भी लगातार हो रही हैं, अब ये भी खबर आ रही है कि जिसने सैफ अली खान पर हमला किया वो शाहरुख खान के घर की भी रेकी कर चुका है। तो ये सारी चीजें, ये घटनाएं बता रही हैं कि इसका मतलब कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था और जो इंटेलिजेंस है, दोनों में फेलियर की स्थिति दिखाई पड़ रही है, उसकी कमजोरियां साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। क्योंकि रेकी करते हुए उसको नहीं पकड़ा गया, अब पता चल रहा है कि उसने रेकी की थी, तो सारे समीकरण अब जोड़े जा रहे हैं उससे। हाँ बिल्कुल समझिए, अब चूंकि घटना हो गई तो उसके सारे डॉट्स मिलाने की कोशिश की जानी है कि क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा है, लेकिन वो अब घटना के पीछे क्या कारण है, क्या कारण नहीं है, अब ये तो अभी साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता क्या कारण है, क्या कारण नहीं है। लेकिन चीज़ें इस तरीके की अब उठना शुरू हो गई तो जाहिर सी बात है कि इसमें सवाल तो उठेंगे ही, और सवाल उठ रहे हैं। तो ये अब जैसा मैंने पहले भी कहा कि इसके लिए जो है वो सरकार को इस पर सख्त कार्रवाई तुरंत करनी चाहिए, और ये एक तरीके से देखा जाए तो ये बहुत गंभीर मसला है समीर जी। और चूंकि इस समय दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी चल रहा है, तो विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी बहुत से लोग बहुत तरह की बातें कर सकते हैं। तो ये अब सरकार की जिम्मेदारी है कि जो अफवाहें हैं या जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं उन पर विराम लगे और सच जो है वो सामने आए।
ये समीर जी एक चीज़ है। बिल्कुल, सच सामने आए उसकी कोशिश करनी चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी वो चीज़ें पता लगे, लेकिन अभी तक सारी चीज़ें रहस्य में ही दिख रही हैं। पूछताछ हो रही है लेकिन पूछताछ में अभी कुछ खास पता नहीं लगा है। ये बात ज़रूर पता लगी है कि जिस व्यक्ति को पकड़ा गया, जो हमलावर है, उसने शाहरुख खान के घर की भी रेकी की थी और इस तरह से वहाँ जो बॉलीवुड से जुड़े हुए तमाम जो लोग हैं वो एक उनके भीतर ये डर समाया हुआ है कि आखिर बॉलीवुड से जुड़े हुए तमाम लोग इस तरह के हमलावरों के निशाने पर क्यों हैं, कि उनके ऊपर जानलेवा हमला किया जा रहा है। और इस स्थिति में कि घर में घुसकर और रात में अगर कोई हमलावर पहुंच जा रहा है तो सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी सुरक्षित नहीं दिखाई पड़ रहा है। मुंबई में इस तरह की बातें हो रही हैं, सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष के निशाने पर लगातार सरकार है, लेकिन अभी तक लगभग 24 घंटे से ज्यादा, क्या 2 दिन होने वाले हैं, अब तक इस बारे में कोई ठोस जानकारी पुलिस नहीं तलाश पाई है। इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और कानून व्यवस्था पर तो महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ ही रहे हैं। वो सवालिया निशान उस पर लगे हुए हैं। गृह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से उस पर जवाब मांगा जा रहा है लेकिन अब तक उनका कोई बयान इस मुद्दे पर नहीं आया है। तो इस जो सैफ अली खान पर हमले की घटना है ये बहुत एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है महाराष्ट्र में। और उन परिस्थितियों में जब दिल्ली में भी चुनाव है और यहाँ अरविंद केजरीवाल ने भी हाल चाल लिया है सैफ अली खान के परिवार से, उन्होंने भी इसकी निंदा की है। तमाम नेताओं ने, विपक्ष के नेताओं ने इसकी निंदा की है और सरकार पर से पूछा जा रहा है कि आखिर महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था कैसी हो गई है। अभी कल ही जिस तरह से वर्षा गायकवाड़ का हमने सुना है और प्रियंका चतुर्वेदी ही कह रही थी कि मुंबई की जो कानून व्यवस्था है, पुलिसिंग है, वो पूरी दुनिया की बेहतर पुलिसिंग में मानी जाती है। उस पर उसके रहते हुए अगर इस तरह की हो रही है तो इसका मतलब उस पुलिसिंग पर कंट्रोल जो है वो कमजोर हो चुकी है। हाँ बिल्कुल समीर जी, ये सवाल तो उठेंगे कि मतलब पुलिसिंग जो है कमजोर हो चुकी है। और पुलिसिंग का ये भी आया कि प्रधानमंत्री जो थे जिस दिन ये घटना हुई उस दिन मुंबई में थे। जी हाँ। और ये भी आरोप लगे कि साहब 90% पुलिस जो थी वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगी हुई थी। तो यानी इसका मतलब जिस व्यक्ति ने भी ये काम किया, देखिए कि उसे अंदाज था कि पुलिस नहीं है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगी हुई है। तो क्या इस वजह से अब बहुत सारी, देखिए ये सारे राजनीतिक लोगों के आपस के आरोप प्रत्यारोप की सारी चीजें हैं, इस पे कोई किसी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सकता जब तक कि पुलिस की जांच पूरी नहीं हो जाती और असली जो मुलजिम है वो पकड़ा नहीं जाता है। तब तक इस पे इसी तरह की बातें होती रहेंगी और राजनेता इस तरह की बात करते रहेंगे। लेकिन ये चिंताएं तो स्वाभाविक हैं और इसमें आम आदमी जो है वो काफ़ी चिंतित है कि अगर बांद्रा जैसा सुरक्षित इलाका और वहाँ अगर एक फिल्म स्टार के साथ, जो देश का जाना माना फिल्म स्टार है और कपूर खानदान से जिसका रिश्ता है, उनके घर का दामाद है, अगर उसके साथ भी इस तरह की घटना हो सकती है तो वो आखिर सुरक्षित कौन है? हाँ। ये सवाल जो उठा है प्रियंका चतुर्वेदी की, हम लोग चाहे तो कल की बात सुनवा भी सकते हैं, उन्होंने जो सवाल उठाए हैं सभी। बिल्कुल, प्रियंका चतुर्वेदी ने बहुत से सवाल उठाए और उनका सबसे बड़ा सवाल यही है, उसको अभी हम आपको सुनवाते हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया की जो सबसे बेहतर पुलिसिंग मानी जाती है मुंबई की, लेकिन उसके रहते हुए लगातार इस तरह की अगर घटनाएं हो रही हैं तो ये वहां की पुलिस व्यवस्था पर, महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर तो सवाल है ही, वहां की पुलिस और जो खुफिया व्यवस्था है उस पर भी बड़ा सवाल उठ रहा है, जबकि इतनी ट्रेंड पुलिस वहां की है। सुनते हैं क्या कहा प्रियंका चतुर्वेदी ने। आज सवेरे सवेरे जो सैफ अली खान जी के बारे में खबर आई बहुत ही शॉकिंग है, पर सरप्राइजिंग नहीं है। सरप्राइजिंग इसलिए नहीं है क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से सेलिब्रिटीज पे अटैक हो रहे हैं, चाहे वो सलमान खान जी हो, चाहे वो बाबा सिद्दीकी जी का मर्डर हो, और अब सैफ अली खान जी को लेकर ये कहा जा रहा है कि चोर ने घुसने की कोशिश की, वहां पे उनको स्टैब किया और वो अभी लीलावती में उनकी सर्जरी जारी है। मैं आपको याद दिला देना चाहूं, जब लॉरेंस बिश्नोई ने उनके घर के पास, सलमान खान के घर के बाहर शूट किया था, उसकी जिम्मेदारी लेते हुए अब तक लॉरेंस बिश्नोई से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाया है क्योंकि गुजरात पुलिस ने डिनाई कर दिया मुंबई पुलिस को कोई इन्वेस्टिगेशन करने से। उसी के श्रृंखला में फिर बाबा सिद्दीकी जी की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है, फिर से लॉरेंस बिश्नोई उसकी जिम्मेदारी लेता है। और जब चार्जशीट होती है, खुद बाबा सिद्दीकी जी के जो सुपुत्र हैं ज़ीशान सिद्दीकी ने कहा, ही एक्सप्रेस डिससैटिस्फैक्शन इन्वेस्टिगेशन को लेकर। उन्होंने कहा जो सही मायने में इसके जिम्मेदार हैं कहीं ना कहीं उनको राहत दी जा रही है, वो अभी तक न्याय का इंतजार कर रहे हैं। सलमान खान जी को अपना घर बुलेट प्रूफ करना पड़ रहा है अपनी सुरक्षा को लेकर, और अब सैफ अली खान को। ये फिर से कहूंगी कि लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था जो मुंबई की है वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, सिर्फ देश में ही नहीं, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और उसको चोट पहुंचाने का काम लगातार चल रहा है। अगर सही मायने में इन्वेस्टिगेशन होता, टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होता, तो शायद ये घटना रोकी जा सकती थी।
कोई कुछ लोग ये अटकलें लगा रहे हैं, चोर को कैसे कोई रोक सकता है, पुलिस कहां कहां तक जा सकती है। पुलिस हर जगह जा सकती है। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। जनता ने उनको वोट करके ये जिम्मेदारी दी है। चप्पा चप्पा इस शहर का हो या महाराष्ट्र का हो, उसकी जिम्मेदारी सरकार की बनती है और पुलिस टीम्स की बनती है। बीड़ में हमने देखा एक पॉलिटिकल हत्या हुई है, वहां पे भी इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, इंसाफ अब तक नहीं मिला है। उनके तार कहां तक जुड़े हैं उस सरपंच मर्डर में सब जानते हैं। उसके विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं पर कोई उसको लेकर अकाउंटेबिलिटी तय नहीं हो रही है। आज अगर पुलिस पेट्रोलिंग सही मायने में बांद्रा में होती, जहां पे ये तीनों घटनाएं हुई हैं, तो शायद इस तरीके का इंसिडेंट नहीं होता। मैं उम्मीद करती हूं इससे हम सब जागरूक रहेंगे और आम आदमी राज्य सरकार से थोड़ी अकाउंटेबिलिटी मांगेगा, क्योंकि अगर सेलिब्रिटी सुरक्षित नहीं है तो हम सबकी सुरक्षा खतरे में है। और इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द हो, टाइम बाउंड मैनर में हो, और जो इसके पीछे है और जो अगर कोई षड्यंत्र की वजह से हुआ है उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, यही अपेक्षा है, यही उम्मीद है। तो आम आदमी सुरक्षित नहीं है मुंबई में। आम आदमी की सुरक्षा क्या होगी जब इस तरह के लोग सुरक्षित नहीं है, प्रियंका चतुर्वेदी कह रही हैं। तो महाराष्ट्र की जो कानून व्यवस्था है वो इस समय उस पर जबरदस्त घिरी हुई है सरकार। कानून व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और जिस तरह से सैफ अली खान पर हमला हुआ है उनके घर के अंदर घुसकर, वो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है। तो सवाल इस तरह के लगातार खड़े हो रहे हैं। महाराष्ट्र की सरकार विपक्ष के निशाने पर है, क्योंकि सरकार के भीतर महायुति की जो सरकार है तो उसके सहयोगी दलों के बीच भी तालमेल नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसलिए सरकार और ज्यादा घिरी हुई है। लगातार वहां पर सरकार के जो घटक दल है, चाहे वो शिवसेना हो, एकनाथ शिंदे की गुट वाली शिवसेना, या फिर एनसीपी के अजीत पवार हों, इनके बीच में तालमेल नहीं है। और यह कहा जा रहा है, विपक्ष का यह आरोप है कि इसी की कमी की वजह से वहां कानून व्यवस्था पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया जा रहा है और सफर करना पड़ रहा है उससे महाराष्ट्र की जनता को, मुंबई की जनता को। ये सारी चीजें जो घटनाएं हो रही हैं, इसके लिए यही इस तरह का जो कोऑर्डिनेशन में कमी है इन घटक दलों के बीच, उसी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अमलेंदु जी। हाँ, बिल्कुल इनको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जो इनमें कोऑर्डिनेशन की कमी है। और कोऑर्डिनेशन की कमी क्या समझिए, जो आपस में झगड़े चल रहे हैं गृह मंत्रालय को लेकर ही जिस तरीके का झगड़ा चल रहा है महायुति के घटक दलों के बीच, उसकी वजह से मुंबई की कानून व्यवस्था पे सवाल उठ रहे हैं। और सरकार बनने के तुरंत बाद जिस तरीके से परभणी की घटना हुई, जिस तरीके से बीट के सरपंच की जान लेने की घटना हुई, इन सारी घटनाओं को लेकर भी काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। तो ये आ गया। इधर समझिए ब्रेकिंग खबर ये है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जो हैं वो 20 जनवरी को नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने इस सीट से संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा है और यहां आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। यानी अब राहुल गांधी सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरेंगे। दिल्ली का चुनाव भी अब काफी ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। ये अभी की ब्रेकिंग खबर है कि 20 जनवरी को राहुल गांधी करेंगे। और इधर कल राहुल गांधी जा रहे हैं पटना संविधान रक्षक सम्मेलन में। तो दिल्ली से लेकर पटना तक जो हंगामा मचा है राहुल गांधी की इन सारी खबरों से जो आई हैं, कल आधी रात में जिस तरीके से वो एम्स पहुंचे, अब ये खबर आ गई कि वो 20 तारीख को दिल्ली में चुनाव प्रचार करेंगे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, उसी सीट पर चुनाव प्रचार करेंगे। भाई सीलमपुर में जाकर आपने भाषण दे दिया, यहां तक तो ठीक था, लेकिन आप क्षेत्र में जाकर प्रचार करेंगे। इसका मतलब कांग्रेस अब सीधे सीधे ये बता रही है कि हम दिल्ली में सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब ये मजबूती के साथ कांग्रेस का लड़ना जो है दिल्ली में, ये साबित आ रहा है। कांग्रेस के साथ संबंधों को लेकर आरजेडी और अखिलेश यादव जो हैं, उन्होंने भी अपने संबंध काफी ज्यादा स्पष्ट किए। जी बिल्कुल, लेकिन अमलेंदु जी, ये जो नई दिल्ली में जाकर प्रचार करना है, और नई दिल्ली सीट वास्तव में इस समय हॉट सीट हो गई है। हालांकि हॉट सीट पहले भी रही है, पहले वहां से दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित लड़ती रही, उसके बाद अरविंद केजरीवाल लड़ते रहे। लेकिन इस बार का जो मुकाबला है, अरविंद केजरीवाल के मुकाबले संदीप दीक्षित खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने जो सबसे महत्वपूर्ण कैंडिडेट उनके हैं प्रवेश वर्मा, उनको खड़ा किया है। प्रवेश वर्मा भी बहुत तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की। लगातार वो पता चल रहा है कि कभी कैश बांट रहे हैं, कभी वहां पर जूते चप्पल बांट रहे हैं, कभी साड़ियां बांट रहे हैं, इसकी शिकायतें भी की जा रही हैं। तो नई दिल्ली जो विधानसभा क्षेत्र है इस समय दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए वो कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण बना हुआ है। हॉट सीट भी है, सबसे ज्यादा शिकायतें भी वहीं से आ रही हैं। अरविंद केजरीवाल ने कई बार आरोप लगाया कि वहां मतदाता
मतदाताओं का के नाम में मतदाता सूची में किस तरह से धांधली की गई है। तो इन सब चीजों को देखते हुए, और ये पहले ही तय हो गया था कि कांग्रेस पार्टी ने जब संदीप दीक्षित को यहां से उम्मीदवार बनाया तो उससे पता लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूती से और गंभीरता से ये चुनाव लड़ रही है। और अब जबकि राहुल गांधी वहां जाकर प्रचार करने वाले हैं 20 तारीख को, तो ये फिर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों के लिए एक कह लीजिए कि बड़ा सेटबैक है। उनको इससे नुकसान की बड़ी आशंका है। और दूसरी ओर जिस तरह से राहुल गांधी पहुंच रहे हैं कल पटना 18 तारीख को संविधान सम्मेलन में, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा जो है कह लीजिए कि उसके लिए नुकसान का एक का वो हो सकता है, क्योंकि वहां पहले से ही राजनीतिक उथल पुथल चल रही है। संविधान को लेकर सरकार घिरी हुई है, केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी। बाबा साहब डॉक्टर आंबेडकर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह लगातार निशाने पर हैं, जो उन्होंने राज्यसभा में कहा था। और इसके अलावा एनडीए के घटक दलों के बीच जो कुछ चल रहा है बिहार में लगातार, उसको देखते हुए राहुल गांधी का कल पटना में रहना और वहां संविधान सम्मेलन को संबोधित करना अपने आप में एक बहुत बड़े मायने रखता है, काफी ज्यादा। इस बीच में जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच जो टकराव की खबरें आ रही हैं कि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग थलग लड़ रहे हैं, अखिलेश यादव ने उसके लिए, और अखिलेश यादव समर्थन भी कर रहे हैं आम आदमी पार्टी का, लेकिन अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि इसका यह मतलब नहीं है कि इससे कांग्रेस के साथ उनकी कोई दूरी बढ़ गई है। ये एक चुनावी प्रक्रिया है और गठबंधन में जिसको जहां समझा गया उसको वहां दिया गया। क्या कहा है, इसको किस तरह से जस्टिफाई किया है अखिलेश यादव ने, वो सुनते हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि कांग्रेस इसको इस वहां आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस पार्टी किससे दूरी बढ़ गई है समाजवादी पार्टी की, यानी कोई गठबंधन टूटा नहीं है। ये मौके की बात है या फिर ये परिस्थितियों को देखते हुए, राजनीति को देखते हुए ऐसा किया गया है। एक और महत्वपूर्ण खबर आ रही है अमलेंदु जी की, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है उसने कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी उसको विरोध किया है और कहा है कि उसको हम लगने नहीं देंगे पंजाब में। इस तरह की भी खबर आई है। हाँ, इस तरह की खबर आई है। वैसे पंजाब में ही नहीं समझिए, उसका कई जगह विरोध हो रहा है। हाँ। कर्नाटक में भी उसका विरोध हो रहा है, तेलंगाना में उसका विरोध हो रहा है, दिल्ली में भी उसका विरोध हो रहा है। और बड़ी बात यह है कि ये फिल्म काफी ज्यादा अटकी रही सेंसर बोर्ड में भी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफी नजदीकी है कंगना रनावत बताई जाती हैं, एमपी हैं। तो बीजेपी एमपी की फिल्म ही अगर अटक जाए, और ये भी बताया जा रहा है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है इस फिल्म की वजह से, ये भी चर्चाएं आ रही हैं। मतलब वो बिल्कुल कहा जाए कि नतमस्तक हो गई हैं और हाथ फैलाने की स्थिति में आ गई हैं। तो पता नहीं आई हैं, हाथ फैलाने की स्थिति में नहीं आई हैं, लेकिन जो चर्चाएं हैं वो इस तरह की चर्चाएं हैं। तो ये विवादास्पद फिल्म जो है, इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं समीर जी। जी बिल्कुल, तो इसको काफ़ी विरोध हो रहा है, और विरोध तो जब बनी और सेंसर बोर्ड में गई तब भी हो रहा था, वहाँ सेंसर बोर्ड से जल्दी पास नहीं हो पाई। लेकिन अब जिस तरह से इस फिल्म को लेकर जगह जगह उसका विरोध हो रहा है, ताज़ा तरीन शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इसका विरोध किया है और पंजाब में इसको ना लगने देने का ऐलान किया है। उसको लेकर अब एक बड़ी राजनीति फिर शुरू हो रही है। इमरजेंसी फिल्म को लेकर, जो इमरजेंसी जब लगाई गई थी 1975 में, उस पर बनी हुई एक खबर है। और ये भी एक बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल की सजा हुई है। इमरान खान को 14 साल की जेल हुई है। क्या इसके बारे में विवरण है अमलेंदु जी? हाँ समीर जी, एक कोई मामला है उसमें उनको, इमरान खान को 14 साल की जेल हुई है। और पाकिस्तान में कुछ जिस तरीके से डेमोक्रेसी चल रही है वो देखा जा सकता है, और यहाँ भी भारत में भी शायद उसको लेने की, क्योंकि अल-कादिर ट्रस्ट मामला है समीर जी। उस अल-कादिर ट्रस्ट मामले में इमरान खान को 14 साल की सजा हुई है। तो ये चल रहा था और उनको कई बार सजा हो चुकी है, फिर छूट के आ चुकी है। तो ये अब जो आ रहा है तो देखने में आ रहा है कि अल-कादिर ट्रस्ट मामले में 14 साल की सजा इमरान खान को हुई है। तो इमरान खान को 14 साल की सजा हुई है, खबर आ रही है। इस पर आगे जो विवरण आएगा, जो डिटेल आएगा, उस पर हम आपको देंगे। बड़ी खबर यह है, लेकिन जिस तरह से यहां पर दिल्ली की राजनीति हो रही है, दिल्ली विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, और इसके अलावा जो राहुल गांधी की कल की यात्रा हो रही है, अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है दिल्ली विधानसभा चुनाव से लेकर दिल्ली की केंद्र सरकार तक के लिए। और बिहार में जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम चल रहे हैं, उनके लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण है ये खबर। और इस बीच में जो इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच जो दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए उनके बीच में जो खबरें आ रही थी,
उसको लेकर इंडिया गठबंधन के घटक दलों की ओर से बयान लगातार आ रहे हैं। और ये बड़ी खबर जो पाकिस्तान से आ रही है वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है कि वहां इमरान खान को 14 साल की सजा सुनाई गई है। इमरान की पत्नी बुशरा को भी 7 साल की सजा सुनाई गई है। तो अमलेंदु जी, ये अब पाकिस्तान की राजनीति में फिर एक उथल पुथल तो वहां लगातार मची ही रहती है, लेकिन अब एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि जो जिस तरह से वहां बदले की कार्रवाई होती है राजनीतिक दलों के बीच में, उससे जोड़कर भी इसको देखा जा रहा है। और जो इमरान खान के खिलाफ लगातार जो मुकदमे दर्ज हो रहे थे उनको देखते हुए अब जब सजा भी मिली है तो एक वहां एक राजनीतिक भूचाल की अब आशंका दिखाई पड़ रही है। हाँ, बिल्कुल राजनीतिक भूचाल की आशंका दिखाई पड़ रही है समीर जी। और ये आरोप लग रहे हैं कि वहाँ जुडिशरी जो है वो भी वहाँ सेना के हाथ की कठपुतली बन गई है। हालांकि पहले इमरान खान भी जो थे वो सेना के हाथ की कठपुतली थे, और जो पाकिस्तान के शायद इस समय विदेश मंत्री हैं जो बिलावल भुट्टो जरदारी, उनका एक बयान जो था बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था उस समय कि ये इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड पीएम है और ये इसको सेना ने बनवाया है। और आज मजा ये है कि वही सेना जो है वो इमरान खान के खिलाफ हो गई है और उनको इस मामले में सजा हुई है। अभी कल ही जो थे वो इमरान खान कह रहे थे कि उनको मतलब उन्होंने कहा था कि क्या नवाज शरीफ समझ रखा है, ये उनका बयान था। तो यानी उनको नवाज शरीफ समझ रखा, ये कहना जो भारी पड़ा। और जुडिशरी उनके खिलाफ आ रही है। इससे पहले जो हाँ सीजेपी थे यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज ईसा, उनके ऊपर काफी ज्यादा आरोप थे कि वो सेना के बिल्कुल काम कर रहे हैं। नए जो आए हैं उनके ऊपर भी ये आरोप है कि वो सेना के इशारे पर काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान जिस तरफ जा रहा है वो साफ समझा सकता है कि पाकिस्तान की स्थिति क्या होती है। बिल्कुल, वहां राजनीति और सेना की उठापटक चलती रहती है। क्या और विवरण इसके बारे में क्या है, विनाश बताएं। एक्चुअल में क्या जो इमरान खान का जो बयान था कि हमें क्या नवाज शरीफ समझ रखा है, एक्चुअल में जो इमरान खान और सेना के और सरकार के साथ में बातचीत चल रही थी। इमरान खान को सेफ पैकेज भी दिया गया था कि आप 3 साल के लिए निर्वासित हो जाइएगा। अगर आप पाकिस्तान छोड़कर चले जाते हैं तो फिर आपके ऊपर जो मामले दर्ज हैं उनको हटा लिया जाएगा, आपको कोर्ट से राहत मिल जाएगी। लेकिन इमरान खान ने इस चीज़ को लेकर मना कर दिया। 3 दौर की बातचीत हो चुकी थी सरकार और इमरान खान की समर्थक पार्टी, जो अभी इमरान खान की पार्टी है उनके नेताओं के बीच में। पार्टी के कुछ नेता तो तैयार थे, लेकिन इमरान खान ने साफ मना कर दिया था। बोले हम यही रहेंगे और सरकार के खिलाफ अपने हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो जाहिर सी बात है इमरान खान यदि ये चाहते कि वो सेफ पैकेज ले लें, जिस तरीके से नवाज शरीफ को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन नवाज शरीफ इलाज के बहाने, क्योंकि उनकी सरकार के साथ में सेटिंग हो गई, उन्होंने मान लिया कि भाई हम पाकिस्तान में नहीं रहेंगे और वो इलाज के बहाने वो ब्रिटेन चले गए। लेकिन बाद में ब्रिटेन जाने के बाद नवाज शरीफ ने सरकार के साथ में जो समझौता हुआ था उसको तोड़ दिया। एक तो वो चुनाव से पहले वापस भी लौट आए थे और दूसरा उनको वहाँ राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेना था, लेकिन वो भी काम भी कर रहे थे, अपनी पार्टी के नेताओं से भी मिल रहे थे। तो इमरान खान को भी उसी तरीके से दिया गया था कि भाई हेल्थ के नाम पर आपको हम पाकिस्तान से बाहर भेज देंगे कि आप भाई अपनी जो इलाज के लिए आप चले जाइए पाकिस्तान से बाहर। और उसके बाद जिस तरीके से नवाज शरीफ लौट के नहीं आए थे उस तरीके से आप भी ब्रिटेन में सऊदी अरब में रह लेना जाके। सऊदी अरब की तरफ से भी मतलब आप शांति रहोगे, पॉलिटिकली इन्वॉल्व नहीं रहोगे, लेकिन इमरान खान ने उसको स्वीकार नहीं किया। हाँ, इमरान खान ने उसको स्वीकार नहीं किया। इमरान खान ने साफ कह दिया कि यदि अब मैं, क्योंकि हमारे ऊपर जो भी मामले हैं बोले आप इनकी जांच करा लीजिए, एक आयोग बना लीजिएगा, क्योंकि ये सारे फर्जी मामले हैं और यदि आयोग के द्वारा आप जांच करा लेते हैं, क्योंकि जो सेना और जो पाकिस्तान की कोर्ट है उस पर इमरान खान को ही भरोसा नहीं है। बोले जो जज होता है जिसने हमारे पक्ष में फैसला दिया, आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर देते हैं, उसको जज को ही बर्खास्त कर दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है जुडिशरी पर यह प्रेशर है कि आपको इमरान खान को सजा तो सुनानी है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई आप आयोग बना लीजिएगा और उससे जांच करा लीजिएगा, यदि दोषी हम पाए जाते हैं उसमें तो हमें सजा स्वीकार है। लेकिन इस तरीके का जो कंगारू कोर्ट चल रहा है कि भाई सुनवाई के नाम पर आपको जब सजा सुनानी है हमको, बोले लेकिन हम पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। यदि इमरान खान सेफ पैकेज अभी भी ले लेते हैं तो मान के चलिएगा कि उनको इलाज के नाम पर विदेश भेज दिया जाएगा और उसके बाद फिर इमरान खान के ऊपर उनको वापस आना है कि नहीं आना है। लेकिन 3 साल तक के लिए यह कहा गया है कि जो अगला जो चुनाव वहाँ पाकिस्तान में जो वहाँ की संसद का चुनाव होना है, बोले उस चुनाव में आप हिस्सा नहीं ले पाएंगे। अब इसको यदि इमरान खान स्वीकार कर लेते हैं तो मान के चलिएगा इमरान खान बाहर आएंगे, नहीं तो इमरान खान का जेल से बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बड़ी खबर, जी हाँ, बड़ी खबर यह है समीर जी कि इस मामले जो अविनाश जी बता रहे हैं इसमें 3 बार पहले इसमें फैसला रोका जा चुका है। तो यानी अविनाश जी जो बता रहे हैं कि सेफ पैकेज वाला मामला था, वो सेफ पैकेज जब इनकार कर दिया इमरान खान ने, तब वहां उनको सजा सुना दी गई। उनको 14
साल की उनकी पत्नी बुशरा बीबी जी, उनको 7 साल की सज़ा सुनाई गई है। और ये अल कादिर ट्रस्ट मामला है, इसमें जो है उनको सुनाया गया है और 190 मिलियन पाउंड का कोई घोटाले की बात जो है वो बताई गई है। और 3 बार जो था वो उनको काटा जा चुका था और इमरान खान पर 10 लाख रुपए का और उनकी पत्नी बुशरा बीबी जो हैं उनके ऊपर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। और ये अदियाला जेल जो है इसमें कड़ी सुरक्षा के बीच फैसला सुनाया गया और उस फैसले के तुरंत बाद बुशरा को और इमरान खान को हिरासत में ले लिया गया। समीर जी, ये वहां से आया है। ये बड़ी खबर है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 14 साल की सजा सुनाई गई है, उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भी 7 साल की सजा सुनाई गई है। और जैसा अभी बता रहे थे अविनाश हमारे साथी कि किस तरह से ये सजा का सुनाई गई, उनसे डील की कोशिश हो रही थी कि वो देश छोड़कर चले जाएं, वो नहीं गए और जब नहीं गए तब फिर उनके खिलाफ जो मुकदमों की कार्रवाई थी वो पूरी हुई और अब उनको 14 साल की सजा सुनाई गई है और उनकी पत्नी को भी 7 साल की सजा सुनाई गई है। तो पाकिस्तान से बड़ी खबर अभी आ रही है कि किस तरह से उनको उनके 14 साल की सजा सुनाई गई है वहां पर तमाम जो आर्थिक घोटाले हुए हैं, घपले हुए हैं उन मामलों में। लेकिन बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और पाकिस्तान में सेना किसकी कठपुतली किस तरह से सरकारें होती हैं इसको लेकर भी, और जो भी सरकारें बनती हैं सेना के साथ उनके संबंधों को लेकर भी, और सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं वहां की न्यायपालिका यानी जुडिशरी पर कि वो किस तरह से सरकार, वो चाहे सेना के नियंत्रण वाली हो या फिर राजनीतिक रूप से निर्वाचित सरकार हो, वो किस तरह से उसी के इशारे पर काम करती है न्यायपालिका वहां। हाँ बिल्कुल, वहाँ की न्यायपालिका किस तरीके से काम करती है ये आ रहा है समीर जी। उसमें 3 बार जो फैसला बदला गया उसमें यह है मामला कि पहले 23 दिसंबर को यह फैसला सुनाया जाना था। इस्लामाबाद की जवाबदेही अदालत ने शीतकालीन अवकाश के कारण मामले को अपना फैसला जो है वो 6 जनवरी तक के लिए स्थिर कर दिया। फिर 6 जनवरी को इस मामले की सुनवाई कर रहे जज जो थे नासिर जावेद राणा, वो छुट्टी पर चले गए तो फिर फैसला नहीं सुनाया जा सका और अगली तारीख लगी 13 जनवरी। और 13 जनवरी को अगली सुनवाई में जज ने देरी का कारण इमरान और बुशरा का आदियाला जेल में उनकी जवाबदेही अदालत के समक्ष पेश ना होना बताया। यानी तब भी डील चल रही थी और जब आखिर में इमरान खान ने मना कर दिया कि नो डील, हमको क्या समझ रखा है नवाज शरीफ, जब ये कह दिया इमरान खान ने, तब फिर आज जो है वो सजा सुनाई गई है। और ये 2023 में जो है उनको जेल में भेजा गया था इस मामले में। और जो पाकिस्तान की राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो NAB है उसने अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के संबंध में इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी समेत 7 लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था। और यह आरोप लगाया था इमरान खान के ऊपर कि बहरिया टाउन कराची द्वारा भूमि के भुगतान के लिए नामित खाते में पाकिस्तान राज्य के लिए धन के अवैध हस्तांतरण में इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। और यह भी दावा किया गया था कि औचित्य साबित करने और जानकारी प्रदान करने के लिए कई अवसर दिए जाने के बावजूद इमरान खान और आरोपियों ने जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण इरादे से किसी न किसी बहाने से जानकारी देने से इनकार किया। संपत्ति व्यवसायी मालिक रियाज हुसैन और उनके बेटे अहमद अली रियाज, मिर्जा शहजाद अकबर और जुल्फी बुखारी से भी इस संदर्भ में जो संदर्भों में शामिल थे, लेकिन जांच के बाद अदालती कार्रवाई में शामिल होने के बजाय वे फरार हो गए। बाद में उनको घोषित अपराधी कर दिया गया, फरार घोषित अपराधी कर दिया गया। तो ये पूरा इसका मामला है। इसमें जो है सजा उनको इमरान खान को उनकी पत्नी बुशरा बीबी को सुनाई गई है। तो इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा सुनाई गई है आर्थिक जो अपराध के मामले में। 14 साल की सजा सुनाई गई है इमरान खान को और बुशरा बीबी को सुनाई गई है 7 साल की सजा। और बहुत सारे इसमें ये इन मुकदमों को लेकर पहले से ही कहा जा रहा था कि ये राजनीति से प्रेरित है। इमरान खान कई बार कह चुके हैं और ये भी कहा जा रहा है कि इसके पीछे डील हो रही थी कि इमरान खान अगर देश छोड़कर चले जाते हैं, राजनीति से यानी यहां पर चुप्पी साध लेते हैं, राजनीति में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ केसेस वापस ले लिए जाएंगे। लेकिन इमरान खान ने बहुत ही एक ब्लंटली इस चीज के लिए मना कर दिया उन्होंने कि हम नहीं जाने वाले हैं और नहीं जाने से मना कर दिया। तो अब सजा का ऐलान किया गया है। उसके बाद सुनवाई किस तरह से बार बार टलती रही है, जैसा अमलेंदु जी अभी बता रहे थे। तो एक सजा तो हुई है लेकिन सजा को लेकर बहुत सारे जो सवाल उठ रहे हैं पाकिस्तान की राजनीति में, किस तरह से सेना राजनीति और वहां जुडिशरी का गठबंधन दिखाई पड़ता है, उसका भी नतीजा एक बार फिर, उसके भी एविडेंस एक बार फिर दिखाई पड़ रहे हैं। तो बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान से जो आ रही है वहां इमरान खान को 14 साल की सजा सुनाई गई है और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भी 7 साल की सजा सुनाई गई है।
और इस बीच दिल्ली में जिस तरह से विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बनी हुई है और राहुल गांधी जिस तरह से एम्स में वहां मरीजों और उनके परिजनों से मिल रहे हैं, उसने दिल्ली के विधानसभा चुनाव में एक नया मोड़ ला दिया है। आम आदमी से जुड़े मुद्दों की ओर ध्यान दिलाया है और राहुल गांधी ने बाकायदा इस बारे में कहा कि किस तरह से दिल्ली की राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। और अब राहुल गांधी 20 तारीख को नई दिल्ली में प्रचार करने के लिए जा रहे हैं। उनका कार्यक्रम अब से थोड़ी देर पहले आया है। नई दिल्ली में प्रचार करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसी सीट से पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं और उसी सीट से पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित लड़ रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा लड़ रहे हैं। यानी पूर्व मुख्यमंत्रियों से जुड़े लोग ही वहां चुनावी मैदान में है। बहुत ही दिलचस्प चुनाव इस समय हो रहा है। राहुल गांधी की मौजूदगी वहां काफी मायने रखती है जब वो 20 तारीख को प्रचार करने जाएंगे। हाँ, बिल्कुल काफ़ी मायने रखती है जब वो राहुल गांधी जाएंगे 20 तारीख को वहाँ प्रचार करने। और ये समझा जा सकता है कि राहुल गांधी जो हैं अब यहाँ मैदान में उतर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीधे सीधे मैदान में जो है वो उतर रहे हैं। तो ये इसको अच्छे तरीके से समझा जा सकता है कि लड़ाई दिल्ली की जो है वो दिलचस्प होती जा रही है। और दिल्ली के अलावा जो पटना का कल का कार्यक्रम है अमलेंदु जी, जब संविधान सम्मेलन में और पटना में बिहार की राजनीति किस तरह से हिचकोले मार रही है पिछले 1.5 महीने से और कई मुद्दे ऐसे हैं, बार बार ये खबरें आ रही हैं और अभी भी उनको उन आशंकाओं को विराम नहीं मिला है कि नीतीश कुमार एक बार पाला बदल सकते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने खुश करने की कोशिश की है, दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपने बिहार के दोनों सहयोगियों को एक एक सीट दी है, लेकिन जो डैमेज हो चुका है वो कंट्रोल करने में बीजेपी क्या सफल हो पाएगी, बड़ा सवाल उठ रहा है। हालांकि सवाल इंडिया गठबंधन पर भी उठ रहे हैं कि क्या जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलग अलग लड़ रही हैं तो क्या इंडिया गठबंधन में भी दरार पड़ चुकी है। लेकिन बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बार सुनते हैं बिहार में जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं। देखिए, दिल्ली में बीजेपी की करारी हार होनी है और वहाँ गैर भाजपा सरकार दिल्ली में बनेगी तो बीजेपी वाले लाख चिल्लाते रहें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दिल्ली की जनता ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। शराब नीति लेकिन लागू करने की बात, इस शराब नीति में जिस तरह से फंसाया गया ये तो सबको पता है कि क्या क्या हुआ। माननीय न्यायालय में पूरा मामला है, अब समय पर पता चल जाएगा। केजरीवाल जी को तो न्यायालय ने बेल दिया है, सिसोदिया जी को भी बेल दिया है। तो ये विरोधियों के लिए इसी तरह से हर राज्यों में करते हैं, लेकिन बाद में होता क्या है, चुनावी राजनीति लड़ाई लड़िए और ये सब बंद कीजिए। राहुल गांधी को शहरी नक्सली की पकड़ में बता रहे हैं रविशंकर प्रसाद की। राहुल ये गांधी शहरी नक्सली के पकड़ देखिए, ये आतंकी भाषा जो है, भाषाई आतंक बीजेपी वाले फैलाते हैं और इस तरह की बात लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं श्री राहुल गांधी जी, भाषा की मर्यादा को तार तार बीजेपी वाले कर रहे हैं। और इधर से अगर वो उधर से छेड़ेंगे तो इधर से भी छोड़ा नहीं जाएगा, अगर जवाब दिया जाएगा तो फिर मिर्ची लगेगी। ये किस तरह की भाषा बोल रहे हैं? राहुल गांधी जी, जनता के बीच में उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, बीजेपी इसी से घबरा रही है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा को दुर्गति यात्रा बताते हुए 2 अरब रुपए के खर्च बताया और कहा कि कार्यकर्ताओं और जनता से संवाद करने 2 अरब खर्च। अब उस पे आपके विरोधी ने पलटवार किया और कहा है कि जब निश्चय यात्रा हो रहा था तब उस समय तेजस्वी यादव को नहीं दिख रहा था खर्च, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो अब बोले जा रहे हैं। देखिए, बिहार की दुर्गति हो गई है, चुनावी वर्ष है, अब जनता की याद आ रही है। तो तेजस्वी यादव जी ने 17 महीने में रह करके बिहार की प्रगति की। लाएंगे तो ये मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। अखिलेश यादव ने, जो कि आम आदमी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव में, उन्होंने भी बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है कि इंडिया गठबंधन अपनी जगह है और आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का मतलब ये नहीं कि कांग्रेस के वो विरोध में खड़े हैं। सुनते हैं क्या कहा है अखिलेश यादव ने। लेकिन ये तमाम नेता जो इंडिया गठबंधन के घटक दल के नेता हैं वो बार बार इस
बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से एकजुट है। अखिलेश यादव को सुनते हैं। समाजवादी पार्टी का आप पार्टी को समर्थन है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कांग्रेस के विरोध में खड़े हैं। जो हमारी रणनीति थी, जिस रणनीति के सहारे हम लोग काम कर रहे हैं, वो रणनीति यही बताती है कि आप ही पार्टी जो संघर्ष में है और जिस मसले को लेकर के जहां से शुरुआत इंडिया गठबंधन हुआ है कि रीजनल पार्टी जो जहां मजबूत है उसके साथ खड़ा होगा। तो स्पष्ट कर रहे हैं अखिलेश यादव भी कि इंडिया गठबंधन मजबूत है और ये स्ट्रेटजी के तहत हो रहा है कि कहां कैसे लड़ना है, किस तरीके से लड़ना है। लोकसभा चुनाव जब लड़ना था तो समय इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से सभी राज्यों में एकजुट था, लेकिन कुछ राज्यों में जहां जो पार्टी मजबूत है उसको साथ दिया जाएगा। यानी कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य ये है कि इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से मजबूत है। और अब एनडीए गठबंधन की अगर बात करें तो बिहार से लेकर और आंध्र प्रदेश तक जिस तरह से वहां बिखराव की खबरें आ रही है और महाराष्ट्र में इसको देखते हुए इस समय एनडीए गठबंधन में दरार पड़ती दिखाई पड़ रही है, क्योंकि लगातार कोशिश में है नीतीश कुमार वो गठबंधन अपना बदलने की और खुश करने की कोशिश में लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी। एक एक सीटें उसने दिल्ली विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों को दी है, बिहार की पार्टियों को। अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दूसरे किसी राज्य के सहयोगी दल को उसने कोई सीट नहीं दी है यहाँ पर, जबकि रहते तो दिल्ली में सारे जगहों के लोग हैं। ये क्या दिखा रहा है अमलेंदु जी कि अब नीतीश कुमार जो फैसला ले चुके हैं तो उनको मनाने की कोशिश है और क्या इससे वो मान जाएंगे? हाँ, नीतीश को मनाने की कोशिश और ये बताने की कोशिश है कि बीजेपी नीतीश से दूर नहीं जा रही है और नीतीश के खिलाफ कुछ जो है वो षड्यंत्र नहीं कर रही है। लेकिन नीतीश इससे मानेंगे कि नहीं मानेंगे ये देखना है, क्योंकि कल राहुल गांधी जा रहे हैं पटना और संविधान रक्षक सम्मेलन में, वहाँ राहुल गांधी किस तरीके से प्रहार करते हैं ये भी देखना होगा। कल राहुल गांधी की भाषा से मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि अभी तक तो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी सब जो थे बीपीएससी के मसले में नीतीश कुमार का नाम लेने से बचते रहे थे। लेकिन कल अगर राहुल गांधी जाते हैं और अमित शाह के बयान को लेकर अगर वो नीतीश कुमार पर कोई प्रहार करते हैं तो आगे की रणनीति साफ हो जाएगी। वहाँ एक तरीके से साफ तौर पर ये समझा सकता है समीर जी। दूसरा तब कल राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी बुलाई गई है, तो वहाँ क्या फैसला होता है ये देखना होगा। इधर नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा, जिसको तेजस्वी यादव दुर्गति यात्रा बता रहे हैं, उसके दूसरे चरण पे हैं, तो वो क्या आगे बढ़ते हैं। सम्राट चौधरी उनके साथ अब लगे हुए हैं, हालांकि पहले जो थे बीजेपी के दोनों उप मुख्यमंत्री गायब थे, लेकिन अब सम्राट चौधरी साय के सांसद भी गायब हो रहे थे, सांसद भी सब गायब हो रहे थे, तो अब सम्राट चौधरी साय के तरीके से नीतीश कुमार के साथ जुड़े हुए हैं। तो क्या नीतीश कुमार ने बीजेपी को दबाव में ले लिया है? तो अगर दबाव में ले लिया है तो भी नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है वो फायदे का सौदा नहीं रहेंगे। जो विधानसभा चुनाव अगर साथ मिलकर भी लड़ेंगे तब भी बाद में नीतीश कुमार रहेंगे, बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे, इसकी क्या गारंटी है? जैसा कि तेजस्वी यादव ने विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि चाचा हमारे पलटी नहीं मारेंगे, इस बात की गारंटी तो मोदी जी भी नहीं ले सकते हैं, जो सारी दुनिया में मोदी की गारंटी लेते फिर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें समीर जी हो सकती हैं। तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। 18 तारीख का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चुनाव दिल्ली में हो रहे हैं विधानसभा के, लेकिन इस समय जो राजनीतिक घटनाएं हैं वो बहुत ही तेजी से बदल रही हैं बिहार में। और 18 जनवरी की तारीख बहुत ही महत्वपूर्ण है, जब आरजेडी की कार्यकारिणी की बैठक भी हो रही है और राहुल गांधी वहां पर संविधान सम्मेलन में पहुंच रहे हैं। इसके पहले गृहमंत्री अमित शाह के भी कई कार्यक्रम पटना में बने, लेकिन वो इसी वजह से कैंसिल करना पड़ा क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनसे मिलने नहीं जा रहे थे और वो संदेश लोगों के बीच न जाने पाए कि बीजेपी और जेडीयू के बीच दूरियां इस कदर बढ़ गई हैं कि एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं। हालांकि वो चीजें स्पष्ट होती दिखाई पड़ रही हैं कि मेल मुलाकात बंद है, लेकिन कल की इस घटना में इन नेताओं के भाषणों में और आरजेडी की कार्य समिति से बहुत कुछ पता चलेगा। नीतीश अगला कदम क्या उठाने वाले हैं, बनी रहेगी हमारी नजर उस पर भी। और दिल्ली विधानसभा चुनाव से आप लगातार ग्राउंड रिपोर्ट्स देख रहे हैं, किसका पलड़ा भारी है, कौन किन मुद्दों को उठा रहा है और आम आदमी से जुड़े मुद्दे वहां पर क्या है, उन सबको हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। आप बने रहिए टीवी लाइव के साथ। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।